नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 11 दिनों से गाज़ा में जो तबाही चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, नाम की मदद दिखाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, ढकोसले दे रहे हैं, जुमले दे रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग में दुनिया बहुत ही परेशान रही। अमल बहाली की सबसे ज़्यादा आवाज़ें मुस्लिम देशों से आ रही थी, लेकिन ये भी सच है कि ये सब की सब जुबानी थी, खोखली थी और ये इनसे कुछ हो नहीं सका। इन सब के बीच इस्लामी देशों को एक संगठन की काफ़ी चर्चा हुई। इसके नाम में तो दम दिखता है लेकिन काम में नहीं। नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आमतौर पर इसे ओआईसी कहा जाता है, लेकिन इसकी कथनी और करनी में फ़र्क का आलम आप समझेंगे और आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ओआईसी, इसको जो इस पे मीम चल रहा है वो है ओआईसी। तो चलिए इस ओआईसी और ओआईसी के बीच के सफ़र को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अरब देशों के अरबों पेट्रो डॉलर पर पलने वाला यह संगठन कभी फ़िलिस्तीन की मदद नहीं कर पाया। क्यों फ़लस्तीनी मजलूम और मजबूर इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल के पास अपना एक तर्क है, लेकिन बात फ़िलहाल ओआईसी की है। तो सबसे पहले इस ओआईसी पे एक बार नज़र डालते हैं कि 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फ़िलिस्तीन की मदद करना था और उसे इजराइल के साये से मुक्त कराना था। शुरुआती 30 देशों से हुई, आज 57 देश इसके सदस्य हैं। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा। इसकी दो वजह हैं। पहली, मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में ही है। दूसरी, आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान राजी ने पिछले दिनों अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था, ओआईसी मजहबी आधार पर बना था और इससे ज़्यादा उम्मीदें पालना ठीक नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने यह मुंह खोलने से भी डरता है। ओआईसी की हकीकत बस एक उदाहरण से समझिए। 50 साल से ज़्यादा हुए ओआईसी को बने हुए। ये इजराइल को झुकाने और फ़िलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक उदाहरण से समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 1948 में फ़िलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल ज़मीन का 48% हिस्सा, 48% हिस्सा फ़िलिस्तीन और 44% इजराइल को मिला। 8% यरूशलेम के हिस्से आया और ये यूएनओ की सरपरस्ती में आ गया। आज फ़िलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% ज़मीन पर है और इसकी 36% ज़मीन इजराइल ने हड़प ली है। सवाल यह है कि ओआईसी क्या करता रहा अब तक। नाकामी के लिए अरब वर्ल्ड ही जिम्मेदार। खाड़ी देश कहें, अरब ममालिक कहें या फिर गल्फ स्टेट कहें, ओआईसी पर असली दबदबा तो इन्हीं का रहा। और ये क्या, ज़्यादातर देशों में राजशाही पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का शासन करता है। सऊदी अरब की ही बात कर लें, यहाँ की शाही खानदान अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा परेशान रहता है। 60 साल में यहाँ अमेरिकन फ़ौज का एयरबेस मिलिट्री स्टेशन है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर है। शिया मेजोरिटी वाले ईरान में खतरा बना रहता है, लिहाजा हर साल करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदते हैं। फ्रांस की शॉर्ली हेब्दो मैगजीन ने जब इस्लाम से संबंधित विवादित कार्टून छापे तो सऊदी अरब ने बयान जारी कर रस्म अदायगी कर ली। जिस तरह से वो हर बार करता है, सिर्फ रस्म अदा करता है। जब जब जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी पे जुल्म होता है तो सऊदी अरब सिर्फ रस्में अदा करता है और बाकी कुछ नहीं करता। चुप क्यों रहता है सऊदी अरब? इसकी वजह है सिर्फ अपना स्वार्थ देखना। दुनिया में हर अमीर देश में शाही परिवार या यहाँ के लोग अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका यूरोप में प्रॉपर्टीज़ है, फिर सल्तनत कायम रखने के लिए भी अमेरिका पे निर्भर है, क्योंकि बिना उसके इनका गुजारा नहीं हो सकता। डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं कि ओआईसी इसलिए नाकाम रहा क्योंकि इसका हर मेंबर अपने हित में सोचता है। ये इकोनॉमिक भी है और डिप्लोमेटिक। आप तुर्की को ही ले लें, इजराइल के साथ उनके गहरे ट्रेड रिलेशंस हैं। जब इस्लाम से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो कभी डिप्लोमेट को वापस बुला लेता है, कभी बयानबाजी करके चुप हो जाता है, लेकिन अपने हित हमेशा आगे रखता है। सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। समझदार देश बैलेंस बनाकर चलते हैं। तुर्की और इजराइल के बीच 2018 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन का था।
खबर यह है कि पाकिस्तान को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है तुर्की। सरीन के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर 2019 में एक अलग इस्लामिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी। इसके ज़रिए वो ओआईसी को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब और यूएई से फटकार लगाई तो यह गुब्बारा फट गया। दरअसल तुर्की बहुत चालाकी से काम करता है। वो पाकिस्तानी को लफाजी करने के लिए आगे कर देता है, लेकिन खुद इजराइल और अमेरिका से हर तरह से रिलेशन बना के रखता है। पाकिस्तान में ओआईसी को मुस्लिम उम्मा भी कहा जाता है। सरीन आगे कहते हैं कि नॉर्मल रियासतें ऐसे ही बर्ताव करती हैं जो अपने हित देखती हैं। सऊदी या दूसरे मुस्लिम देश भी यही करते हैं। वे भी पैगंबर को दिल में रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मज़हब के नाम पे अपने देश में आग लगा देते हैं। तुर्की में तो पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलता नहीं, जबकि सऊदी और यूएई में 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। लिहाजा ये ओआईसी को चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकते। अरब देशों का अब खेल समझिए। सिर्फ 4 महीने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहे हैं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने एक मुल्क के तौर पे अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इमरान ने कई बार पूछे जाने के बाद भी इन देशों के नाम बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन हर कोई समझ गया कि ये मुल्क हैं अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन। ये देश पाकिस्तान को दिवालिया होने से भी बचाते रहे हैं। इजराइल को कबूल करते हैं अरब देश। सऊदी अरब के इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2020 में बताया था कि वे दूसरे अरब और मुस्लिम देशों पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहे हैं। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ दिया और अब्राहम अकॉर्ड के जरिए यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। तुर्की और इजराइल के संबंध में 1949 से है। देर बदेर कुछ और मुस्लिम देश भी यही करते रहे हैं। नेतन्याहू और एमबीएस की गुप्त मुलाकात। 23 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक अहम खुलासा किया। इसके मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुपचुप तरीके से एक प्राइवेट जेट से सऊदी अरब के सर नियोम गए थे और उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी थे। नेतन्याहू यहाँ 5 घंटे रुके। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तब के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। ट्रैवल रिकॉर्ड्स से इस यात्रा की पुष्टि हो गई है। हालांकि इजराइल और सऊदी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ये तय हो गया था कि कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। तो अब आगे क्या? इजरायली फ़िलिस्तीन जंग इस बार 11 दिन चली। अब सीज़ फायर का ऐलान हुआ है और इस दौरान ओआईसी के बयान और निंदा करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, जबकि ये यूएन के बाद सबसे बड़ा संगठन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 बार वीटो करके इजराइल के साथ अपनी पक्की दोस्ती जाहिर कर दी है। लबोलुआब यह है कि सीज़ फायर अमेरिकी कोशिशों के बाद हुआ। ओआईसी के बूते पर कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि जैसे कुछ देश, भारत, इन्होंने स्ट्रॉन्गली फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया है। पहले की तरह अब भी अरब देश अपने हित में देखते हैं और साधते हैं। पाकिस्तान और तुर्की चीखते चीखते हाँप जाएंगे और चुप हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या मासूम फ़िलिस्तीनी इजराइल हमलों का शिकार बनते रहेंगे? क्या इसी तरह उन्हें हर बार मारा जाएगा और कुछ सिर्फ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे?